Hey guys, welcome to the 18th lecture of the chapter photosynthesis in higher plants। इस लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स के चैप्टर का एमसीक्यू सेशन पार्ट 3 करने वाले हैं। एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो भी हमने लेक्चर नंबर 13 से लेके लेक्चर नंबर 17 के बीच में पढ़ा है। इस चैप्टर में उन सारे टॉपिक से रिलेटेड 13 से लेके 17 जो लेक्चर्स में जो पढ़ा है उन सब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हैज बोथ PS1 एंड PS2। दूसरा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूसेस नीदर एटीपी नॉर NADPH प्लस प्रोटॉन। H प्लस का मतलब क्या? प्रोटॉन। तीसरा स्टेटमेंट है, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और चौथा है, इलेक्ट्रॉन्स आर साइक्ल्ड इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो सही स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट डी। आपको पता है लेक्चर नंबर 13 में हमने पढ़ा था एनसीईआरटी पेज नंबर 213 पे जो हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का फिगर है। अब देखो, लाइट गिरी, ये हमारा फोटो सिस्टम 1 था जिसका रिएक्शन सेंटर है P700। इससे हमारा इलेक्ट्रॉन निकला, गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जो कि क्या होता है? आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। ठीक, और ये हमारा फोटो सिस्टम 1 है। और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से यानी कि FES से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करता है और घूम फिर कर वापस फोटो सिस्टम 1 पे ही आ जाता है, PS1 पे ही आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन PS1 से निकला, FES जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है PS1 का उसके पास गया, वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर किया। ठीक है, यानी कि वहां से FD के पास गया, FD से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास गया था, फिर प्लास्टोक्विनोन, फिर वहां से वापस गया था किसके पास? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, फिर वहां से प्लास्टोसाइनिन के पास जाते हुए वापस PS1 में आ गया था। याद करो लेक्चर नंबर 13 में मैंने पढ़ाया था। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर साइकिल्ड इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक साइकिल मार के वापस से जहां से निकला था वहीं पे आ जाता है, यानी कि एक साइकिल पूरा करता है। तो स्टेटमेंट डी हमारा सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द पॉसिबल साइट फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का पॉसिबल साइट क्या है? इन PS2, इन स्ट्रोमा, इन ग्रेना थाइलेकॉइड्स या इन स्ट्रोमा लैमिली। देखो, सही आंसर है इन स्ट्रोमा लैमिली। स्ट्रोमा लैमिली में ही क्या होता है? हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है स्ट्रोमा लैमिली में। याद कीजिए लेक्चर नंबर 14 में मैंने आपको पढ़ाया था, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ये जो ग्रेना थाइलेकॉइड है और ये क्या है? स्ट्रोमा थाइलेकॉइड। स्ट्रोमा थाइलेकॉइड को हम स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं। और इसी में स्ट्रोमा लैमिली में PS2 और NADP रिडक्टेज दोनों एब्सेंट होते हैं और ओनली PS1 प्रेजेंट होता है। और अगर सिर्फ PS1 प्रेजेंट होगा तो क्या होता था? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अच्छे से पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, ये लेक्चर तभी देखो जब पुराने 13 से लेके 17 लेक्चर्स देख के आए हो। ठीक है, 13 से लेके 17 लेक्चर्स अच्छे से देखे हो तभी ये लेक्चर देखना। ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि जो ग्रेना थाइलेकॉइड है उसमें PS1 और PS2 होता है और NADP रिडक्टेज भी होता है। और ग्रेना थाइलेकॉइड में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों होता है। लेकिन याद करो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए मैंने एक कंडीशन दी थी कि जब 690 nm का लाइट गिरेगा ग्रेना थाइलेकॉइड पे, ठीक है, तभी जाके ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन काम करेगा। जब 690 nm का लाइट, तो मैंने एक कंडीशन दी थी, याद करो। तो अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि वेयर इज द पॉसिबल साइट फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो आप कहोगे स्ट्रोमा लैमिली। हालांकि ग्रेना थाइलेकॉइड में भी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है, लेकिन कब? जब एक कंडीशन हो, जब लाइट की वेवलेंथ कितनी हो? 690 nm। यहाँ पे क्या लाइट की वेवलेंथ की बात की गई है क्वेश्चन में? 690 nm कहीं कंडीशन मेंशन किया है? नहीं किया है। तो आप सिर्फ स्ट्रोमा लैमिली को ही टिक करके आओगे। अगर यहाँ 690 nm होता तो आपको शायद एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें ग्रेना थाइलेकॉइड और स्ट्रोमा लैमिली दोनों के दोनों एक ही ऑप्शन में आपको मिलते, तब आप वही ऑप्शन सही करके आते। बात समझ रहे हो ना मेरी? अगर 690 nm का लाइट नहीं गिर रहा है ग्रेना थाइलेकॉइड में तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। ठीक,
कंडीशन है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का ग्रेना थाइलाकॉइड में होने के लिए कंडीशन है कि लाइट की वेवलेंथ 690 nm की होनी चाहिए। और इन जनरल अगर कोई पूछ ले कि कहाँ होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो आप कहना स्ट्रोमा लैमेली में, ठीक है, क्योंकि यहाँ PS2 और NADP रिडक्टेस बोथ एब्सेंट होते हैं। ठीक, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। चलिए अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस नीड्स। ऑप्शन ATP NADPH2 CO2 एंड H2O, दूसरा ऑप्शन ओनली CO2, तीसरा ऑप्शन ओनली ATP प्लस NADPH2 या ओनली O2। यहाँ पे ओनली ATP नहीं होगा, यहाँ पे रुको मैं सही कर देता हूँ, तुम्हारे सामने ही सही कर देता हूँ। देखो तुम्हें इस बार में देखने को मिल जाएगा किस तरीके से मैं लेक्चर बनाता हूँ। चलो अब आ जाते हैं। तो बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस नीड्स ATP NADPH2 CO2 एंड H2O, ओनली CO2, ATP NADPH2 या ओनली O2। बायोसिंथेटिक फेज पहले याद करो किसे कहते हैं, डार्क रिएक्शन वाले फेज को। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन यानी कि जहां कैल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन के समय क्या C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल चलता है, राइट। तो बायोसिंथेटिक फेज डार्क रिएक्शन की बात हो रही है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। याद करो डार्क रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं तो हमने क्या कहा था, इसे बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। लेक्चर नंबर 15 और 17 में हमने बात की थी। कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन प्रोसेस भी कहते हैं या कार्बन रिएक्शन भी कहा जाता है डार्क रिएक्शन को। क्या होता है इस रिएक्शन के टाइम, डार्क रिएक्शन के टाइम हम ATP और NADPH को यूज करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। अब तुम बोलोगे अच्छा चलो ATP NADPH2 और CO2 को तो इस्तेमाल कर लिया, O2 का इस्तेमाल कब करते हैं। तो याद करो लेक्चर नंबर 17 में जब मैंने तुमको कैल्विन साइकिल पढ़ाया था, और कैल्विन साइकिल क्या डार्क रिएक्शन के समय चलने वाला साइकिल है, जिसे C3 साइकिल भी कह सकते हो, C3 साइकिल। ओके, याद करो जब एटमॉस्फेयर से CO2 एंटर करता था डार्क रिएक्शन में, ये सॉरी कैल्विन साइकिल में, जो कि एक तरह का डार्क रिएक्शन है, तो क्या ये एटमॉस्फेयर से CO2 सीधा गैस के फॉर्म में एंटर करता था? नहीं, CO2 पहले कार्बोनेट आयन में ट्रांसफॉर्म होता था, कन्वर्ट होता था और फिर एंटर करता था कैल्विन साइकिल में। क्योंकि HCO3 में देखो CO2 तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, तो CO2 पहले वाटर के साथ रिएक्ट करता था, कार्बोनेट आयन में ट्रांसफॉर्म होता था और फिर कार्बोनेट आयन के फॉर्म में, CO2 आयन के फॉर्म में कैल्विन साइकिल में एंटर करता था। तो यहाँ पे वाटर यूज हुआ ना। बायोसिंथेटिक फेज यानी कि, बायोसिंथेटिक फेज यानी कि डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में चलने वाला जो साइकिल है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल के समय जब CO2 एंटर करेगा तो वो आयन के फॉर्म में एंटर करेगा, इसलिए CO2 पहले वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने तीसरा क्वेश्चन देखा। अब बढ़ते अगले फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट यानी कि RUBP, the first stable product synthesized is, ऑप्शंस देखो, फॉस्फोग्लिसरेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, OAA यानी कि ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तीसरा ATP, चौथा पायरुवेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐड करते हैं राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता था? याद कीजिए, फोस्फोग्लिसरेट बनता था, जिसे हम फोस्फो 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं, PGA। याद कीजिए PGA। जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 16 पढ़ाया था तो मैंने कहा था C3 साइकिल के समय यानी कि कैल्विन साइकिल के समय प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और इस राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ CO2 जाके क्या जुड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड। तो आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 इन C3 साइकिल, जब CO2 का यूटिलाइज करते हैं और एंड इट्स रिएक्शन विथ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और जब CO2 का रिएक्शन होता है तो पहला स्टेबल कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है PGA 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन शुगर है, 3 कार्बन कंपाउंड है। इसे हम ट्रायोस शुगर भी कहते हैं, ट्रायोस शुगर। सही से लिख देता हूं, TRIOSE। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने देखा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन है द नेट एनर्जी आउटकम ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज। जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो हमें क्या मिलता है? ATP और NADPH2, सिर्फ ATP, सिर्फ शुगर, या सिर्फ NADPH प्लस H+, यानी कि आपको पता है NADPH प्लस H+ को ही हम NADPH2 भी कहते हैं, ठीक है, या NADPH भी कहते हैं,
एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑब्वियसली सही ऑप्शन होगा बी, एटीपी। जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो याद करो, ये जहाँ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रहा है तो यहाँ देखो एटीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाकर जुड़ता है और एटीपी मिलता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के समय सिर्फ एटीपी मिलेगा, द नेट एनर्जी आउटकम इज ओनली एटीपी। लेकिन याद कीजिए जब नॉन साइक्लिक चलता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है, तब आपको NADPH2 भी मिलता है, साथ ही साथ एटीपी भी मिलता है, और एक ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट होता है, एटमोस्फेयर में चला जाता है, राइट। लेकिन साइक्लिक की बात करें तो सिर्फ एटीपी मिलता है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ अ C3 लीफ, यानी C3 प्लांट की बात हो रही है, वुड यू फाइंड द हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम रुबिस्को? जब आप C3 लीफ को स्टडी करोगे तो कौन से सेल में आपको सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन मिलेगा रुबिस्को एंजाइम का? ऑप्शंस देखते हैं, एपिडर्मल सेल, मेसोफिल सेल, बंडल शीथ सेल या बी एंड सी। ये मेरे को पता है बहुत जन ने फट से आंसर दे दिया होगा, इसका सही आंसर है मेसोफिल सेल। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था कि C3 साइकिल के लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है रुबिस्को होता है। C3 प्लांट में कहाँ पाया जाता है? मेसोफिल सेल में। देखो मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल, इसके साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में आपको रुबिस्को मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है C3 साइकिल का। इन द C3 प्लांट रुबिस्को इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन, ठीक है, C3 साइकिल के समय। C3 साइकिल यानी कि कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल। तो C3 प्लांट में, ठीक है, लीफ में कौन से सेल में आपको हाईएस्ट कंसेंट्रेशन दिखता है रुबिस्को एंजाइम का? तो आप कहोगे मेसोफिल सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ा सरल क्वेश्चन है, व्हाई कैल्विन साइकिल इज कॉल्ड C3 साइकिल? कैल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? ऑप्शन, क्योंकि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होता है कैल्विन साइकिल में वो C3 कंपाउंड होता है, ठीक है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज C3 कंपाउंड, या मेनी इंटरमीडिएट कंपाउंड्स आर C3 कंपाउंड, या फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच इज अ C3 कंपाउंड, या नन। इसका आंसर भी बहुत इजी है, ऑप्शन सी। याद कीजिए कैल्विन साइकिल, वाई कैल्विन साइकिल इज कॉल्ड C3 साइकिल। क्यों? क्योंकि देखिए C3 प्लांट में C3 साइकिल होता है, C3 साइकिल यानी कि कैल्विन साइकिल। अब कैल्विन साइकिल को आप C3 साइकिल ही क्यों कहते हो? देखो क्योंकि जो कैल्विन साइकिल के समय जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और जब ये राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो हमें मिलता है वो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन शुगर है, ट्रायोस शुगर। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कैल्विन साइकिल का क्या है? PGA, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए साइकिल का नाम भी C3 है, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ही 3 कार्बन का है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 3 PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। ठीक, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज करेक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? For the production of 1 molecule of glucose through 6 rounds of Calvin cycle। कितना? 6 राउंड ऑफ कैल्विन साइकिल जब हम चलाते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए तो किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किस रेशियो में? ऑप्शन देखिए, यहाँ पे CO2, ATP और NADPH2 की ज़रूरत पड़ती है, राइट, कैल्विन साइकिल के दौरान। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अगर आपको बनाना है तो इन सब चीज़ों की कितनी मात्रा में, कितनी रेशियो में आपको ज़रूरत पड़ेगी? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। आपको पता है अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है, याद कीजिए ग्लूकोज में कितने C6H12O6, 6 कार्बन है, 6 कार्बन, यानी कि आपको 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल लगेंगे, ऐसे 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और एक साइकिल में सिर्फ एक ग्लूकोज, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, तो यानी कि आपको टोटल 6 कार्बन की जरूरत है। तो एक बार जब कैल्विन साइकिल चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ एक मॉलिक्यूल एंटर करता है, यानी कि सिर्फ एक कार्बन आता है। तो ऐसे आप 6 बार चलाओगे तो 6 कार्बन आएगा। तो एक बार जब कैल्विन साइकिल चलता है एक CO2 के साथ तो 3 ATP और 2 NADPH2 की जरूरत पड़ती है। अब कैल्विन साइकिल को आपको ग्लूकोज बनाना है ना, तो 6 मॉलिक्यूल चाहिए कार्बन का,
तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन का कब आएगा, जब 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा और 6 बार केल्विन साइकिल चलेगा, तो इसीलिए 6 इंटू, तो एक मॉलिक्यूल आपको अगर ग्लूकोज का बनाना है तो उसके लिए 6 CO2 लगेगा, ठीक है, 18 ATP लगेगा, ओके, और 12 NADPH2 लगेगा। समझे बात को, बतवा को समझे। केल्विन साइकिल के समय एक मॉलिक्यूल अगर आपको ग्लूकोज का बनाना है तो उसमें 6 कार्बन होते हैं, राइट, और अगर एक टाइम पे जब केल्विन साइकिल चलता है तो एक ही CO2 का मॉलिक्यूल आता है, यानी कि एक ही कार्बन आता है, तो हमको तो 6 कार्बन की जरूरत है, तो 6 बार ये केल्विन साइकिल चलेगा। और अगर एक बार चलता है तो एक CO2, 3 ATP और 2 NADPH2 की जरूरत पड़ती है। अब अगर ये 6 बार चलेगा तो हमें 6 CO2 की जरूरत पड़ेगी, 18 ATP की जरूरत पड़ेगी, 6 इंटू 3, राइट, और 6 इंटू 2, 12 NADPH2 की जरूरत पड़ेगी। तो यही रेशियो में हमें जरूरत पड़ती है CO2, ATP और NADPH2 की, अगर हमें एक ग्लूकोज वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाना है। और वो कब बनता है, जब 6 राउंड ऑफ केल्विन साइकिल चलता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मे, देखो वापस यहाँ गलती कर दिया, हाउ मेनी होगा, MANY, हाउ मेनी, हाउ मेनी ATP is needed to regenerate one molecule of ribulose 1,5 bisphosphate in Calvin cycle। आप याद करो केल्विन साइकिल का लास्ट स्टेज क्या था, रीजनरेशन, जिसमें हम राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट का क्या करते थे, रीजनरेट करते थे। उसके लिए कितने ATP मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती थी, 6, 2, 1 या 18, अच्छे से याद है, टोटल एक मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती थी। ये देखो लेक्चर नंबर 17 में जब मैं आपको केल्विन साइकिल पढ़ाया था तब मैं कहा था जो तीसरा स्टेज है रीजनरेशन, इस स्टेप को होने के लिए ताकि हम राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट का रीजनरेशन कर सके, एक ATP मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, राइट, और रिडक्शन के टाइम 2 ATP की जरूरत पड़ती है। बट यहाँ ओवरऑल थोड़ी पूछा है केल्विन साइकिल में कितने, एक केल्विन साइकिल में कितने ATP की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे तो सिर्फ पूछा है रीजनरेशन के टाइम कितने ATP की जरूरत पड़ती है, तो सिर्फ एक ATP की, ठीक है, इसीलिए एक। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द रिएक्शंस ऑफ केल्विन साइकिल इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट but they usually do not occur at night. Why? Kelvin cycle is not directly dependent on light, light के ऊपर directly depend नहीं होता, ठीक है, but they usually do not occur at night, और ये रात के समय भी नहीं होते। क्यों? ऑप्शंस देखो, night is often cold for this reaction to occur, CO2 concentration in night is too high for these reactions to occur, plant usually open the stomata at night, या चौथा Kelvin cycle is dependent on the products of light reaction। सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि देखो लेक्चर नंबर 15 में मैंने आपको बोला था लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं ATP और NADPH2, ठीक है, और O2 तो बाई प्रोडक्ट होता है, एटमोस्फेयर में चला जाता है, ठीक है, और लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है ATP और NADPH2 यही यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में, ठीक है, और डार्क रिएक्शन एक मिसनोमर टर्म है, एक मिथ्या नाम है। सुनिए, केल्विन साइकिल एक डार्क रिएक्शन के समय चलने वाला साइकिल है, ठीक है, यानी कि केल्विन साइकिल के प्रोडक्ट के समय, केल्विन साइकिल के समय आप ATP और NADPH को यूज करोगे, ठीक है, ATP और NADPH2 ये कब बनते हैं, लाइट रिएक्शन के समय। तो देखिए लाइट रिएक्शन कब चलेगा, जब लाइट गिरेगी, लाइट रिएक्शन के ऊपर, लाइट मतलब लाइट गिरेगी तभी तो लाइट रिएक्शन चलेगा। लाइट रिएक्शन चलने के लिए लाइट की जरूरत होती है, और जब लाइट रिएक्शन चलेगा तभी हमें ATP और NADPH2 मिलेगा, और तभी हम डार्क रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल को चला पाएंगे। तो देखिए रात के समय, नाइट के समय क्या लाइट अवेलेबल रहता है, नहीं, तो लाइट रिएक्शन भी नहीं चल पाता, राइट, और रात के समय प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं हो पाता, तो रात के समय ATP और NADPH भी नहीं मिलेगा डार्क रिएक्शन को, तो रात के समय केल्विन साइकिल थोड़ी चलेगा, ठीक है। इसीलिए दिन के समय जब लाइट रहता है तब लाइट रिएक्शन चलता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन लाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। जब तक लाइट नहीं आएगा लाइट रिएक्शन नहीं चलेगा, लाइट आएगा लाइट रिएक्शन चलेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेंगे, ये प्रोडक्ट बनेंगे, तो यही प्रोडक्ट फिर ATP और NADPH डार्क रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल में यूज होंगे, और केल्विन साइकिल से फिर ग्लूकोज बनेगा, राइट। तो ये कब होगा, जब दिन के समय, लाइट के समय लाइट रिएक्शन चलेगा, तो लाइट रिएक्शन लाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। डार्क रिएक्शन भी लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है बट इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द रिएक्शन ऑफ केल्विन साइकिल इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट, यानी कि इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है लाइट के ऊपर, क्योंकि लाइट जब गिर रहा है, लाइट रिएक्शन हो रहा है, ATP NADPH2 बन रहा है, तभी केल्विन साइकिल भी चल पा रहा है,
ठीक है, इसीलिए डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल ये रात को नहीं होते, ये भी दिन के समय होते हैं, रोशनी के समय होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था डार्क रिएक्शन इज अ मिसनोमर टर्म, एक मिथ्या नाम है। यानी कि नाम से तो सुन के लगता है कि अंधेरे में होता है, रात के समय होता है, लेकिन एक्चुअली में कब होता है? दिन के समय, क्योंकि दिन के समय लाइट रहता है और लाइट से लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन से एटीपी और NADPH2 बनता है, और तभी एटीपी और NADPH2 बनता है, तभी वो यूज होता है डार्क रिएक्शन में, यानी कि केल्विन साइकिल में। तो नाम कुछ और, काम कुछ और, नाम का काम के साथ मैच नहीं होना, इसको हम कहते हैं मिसनोमर, मिथ्या नाम। ठीक है, नाम डार्क रिएक्शन है, लेकिन ये भी कब हो रहा है? डे के टाइम हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस किया। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय।